सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं ब्लेड 3 यानी ब्लेड ट्रिनिटी की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले दोनों पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी दोनों वीडियोस को भी देख लेना। सो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम लोग सीरियन मरुस्थल यानी सीरियन डेजर्ट में कुछ वैम्पायर को देख पाते हैं, जो अजीब से दिखने वाले कुछ इस तरह के आर्किटेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर खोजबीन करना शुरू करते हैं। आगे इन्हें जमीन के अंदर कुछ हलचल दिखाई पड़ती है, जिसके बाद जमीन फाड़कर एक अजीब तरह का दिखने वाला कुछ इस तरह का क्रीचर बाहर निकलता है और यहाँ मौजूद कुछ वैम्पायर का खून पीकर इन्हें मार देता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हमारी नजर ब्लेड पर पड़ती है, जो हमेशा की तरह वैम्पायर को मारने में मशगूल होता है। सारे वैम्पायर को मारने के क्रम में ब्लेड की नजर एक दूसरे वैम्पायर पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहा होता है। ब्लेड इसका पीछा करते हुए इसके सामने जाता है और इसकी छाती में अपनी बंदूक से निकलने वाली चांदी की गोली को दाग देता है। ये वैम्पायर जमीन पर पड़ा होता है, जिसके पास ब्लेड आकर कहता है, चांदी की गोली तुम्हारे सीने में लगी हुई है और तुम अभी भी बोल बात कर रहे हो। जिस पर ये वैम्पायर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं वैम्पायर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ। ब्लेड के इतना कहते ही हमें बैकग्राउंड में डेनिसा नाम की एक वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो कैमरे में ब्लेड के द्वारा इस इंसान को मारने वाली घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। चूंकि ये एक इंसान होता है जिसे ब्लेड ने अभी अभी मारा होता है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों से किसी तरह से बचकर ब्लेड भाग जाता है। चूंकि ब्लेड के द्वारा इंसान को मारने वाली घटना डेनिसा ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, इसीलिए वह तुरंत अपनी वीडियो को मीडिया में वायरल कर देती है, जिस वजह से ब्लेड मीडिया, पुलिस वाले या फिर डॉक्टरों की नजर में एक साइको किलर बन जाता है और सारे लोग इसके ऊपर में सर्च वारंट निकालना शुरू कर देते हैं। अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जब ब्लेड अपने घर पर विस्लर के पास पहुंचता है। ब्लेड को सामने देखकर विस्लर कहता है, मैंने अभी तुम्हारे बारे में न्यूज देखी, तुम न्यूज में छाए हुए हो यार। लेकिन एक बात समझ लो ब्लेड, इस इंसान को मारने वाली घटना को लेकर सारे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें भी मारने की कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद विस्लर अपने पास मौजूद एक अजीब तरह से दिखने वाले सकिंग डिवाइस को ब्लेड को देता हुआ कहता है, तुम्हें खून की तलब लगती है ना, ये डिवाइस ऐसी है, जब तुम इसे शक करोगे तो तुम्हारी खून की तलब खत्म हो जाएगी। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हीं ने मुझे बनाकर दिया है तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर विस्लर किस फ्रेंड की बात कर रहा होता है ये आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। आगे हम लोग विस्लर को रोड पर देख पाते हैं, जो कुछ गार्लिक पेस्ट लेकर अपने घर पर जा रहा होता है कि तभी हमारी नजर कुछ पुलिस वालों पर पड़ती है, जो विस्लर पर अपनी नजर टिकाए हुए होते हैं। अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जब विस्लर अपने घर पर काम कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर पुलिस के आने की आवाज इसे सुनाई पड़ती है। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर विस्लर यहाँ मौजूद सारे कंप्यूटर को ऑफ करना और उसके अंदर के डाटा को इरेज करने की कोशिश करता है। विस्लर ऐसा कुछ कर रहा होता है कि पुलिस की एक गोली विस्लर के सीने में लग जाती है। सीने में गोली लगने के बाद भी विस्लर यहाँ मौजूद सारे कंप्यूटर के डाटाबेस को डिलीट करने में सक्षम हो जाता है। पुलिस वालों के द्वारा विस्लर पर हमला करते देख यहाँ पर ब्लेड आता है और पुलिस वालों से लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है, पर एक जोरदार का धमाका होता है जिसमें विस्लर मारा जाता है। चूंकि अब विस्लर मर चुका होता है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और खुद को संभाल नहीं पाता और पुलिस वाले आकर इसे बंदी बना लेते हैं और फिर अपने हेडक्वार्टर में लेकर चले जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग डेनिसा को देख पाते हैं, जो अपने एक वैम्पायर एम्प्लॉय से पूछता है क्या कर रहा है वो, जिस पर यह एम्प्लॉय जवाब देता है, अभी तक उसने 6 लड़कियों का खून पी लिया है। आगे डेनिसा एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसकी नजर कुछ लड़कियों की लाश पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ी होती है। यहीं पर इसे एक अजीब तरह का क्रीचर दिखाई पड़ता है, जो इंसान में चेंज होकर इसके पास आता है और पूछता है, तुम लोग कैसे हो। जवाब में डेनिसा कहती है, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ब्लेड नाम का एक हाइब्रिड वैम्पायर है, जो इंसानों को हमसे बचा रहा है और हमें किसी भी इंसान का खून नहीं पीने दे रहा है।
यहाँ पर ये क्रीचर थोड़ा मुस्कुराता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये क्रीचर या फिर ये इंसान कौन था? तो फ्रेंड्स, आपने सीरियन डेजर्ट में जो क्रीचर को देखा था वो यही क्रीचर था जो बाद में इंसान में चेंज हो गया था। जहाँ तक बात की जाए इसके नामकरण की, तो इसका नाम ड्रेक यानी ड्रैकुला था, जो दुनिया का पहला वैम्पायर था। यानी वैम्पायर प्रजाति की शुरुआत इसी से हुई थी। ड्रेक इतना पावरफुल था कि यह रूप बदल सकता था, साथ ही साथ इस पर ना ही धूप का असर या फिर चांदी या फिर लहसुन का असर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ हमारी नजर एक न्यूज रिपोर्टर पर पड़ती है, जिसके सामने डॉक्टर एडगर वेंस और पुलिस चीफ मार्टिन होता है। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर इन दोनों से पूछता है, आप ब्लेड के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या ख्यालात है ब्लेड को लेकर? जिस पर पुलिस चीफ मार्टिन कहता है, मुझे लगता है ब्लेड एक साइको किलर है जो लोगों को मारकर लोगों की नजरों में आना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एडगर वेंस कहता है, ब्लेड एक साइको किलर होने के साथ साथ एक मानसिक रोगी है, जिसे ये लगता है कि इस दुनिया में यानी आज के मॉडर्न दुनिया में भी वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं। आगे हमारी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर कुछ जरूरी सामान लिए सबवे पर वेट कर रही होती है कि तभी इसके पास कुछ वैम्पायर आ जाते हैं और इसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक वैम्पायर इसे छेड़ते हुए कहता है, अगर दर्द हो रहा है तो चिल्ला लेना चिकनी। आगे ये वैम्पायर इसका बच्चा छीनकर अपने एक दोस्त को देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है इसका बच्चा कोई जीवित बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौना है। वहीं दूसरी तरफ हम इस औरत को देख पाते हैं जो अपने कपड़े को उतारकर कुछ ऐसी दिखने वाली सुंदर लड़की बन जाती है और इन वैम्पायर पर हमला करके इसे मारना थूरना शुरू कर देती है। दरअसल फ्रेंड्स, इस फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी कि ये भी ब्लेड की तरह एक वैम्पायर हंटर थी जो ब्लेड की तरह ही वैम्पायर को मारा थूरा करती थी। आगे हम लोग ब्लेड को डॉक्टर एडगर वेंस, पुलिस चीफ मार्टिन और एक FBI एजेंट के साथ देख पाते हैं, जहां पर डॉक्टर एडगर वेंस FBI एजेंट से कहता है, मैंने सारी चीजों को अच्छे तरीके से चेक करा है, जिस पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्लेड एक मानसिक रोगी है, यानी एक मेंटल पेशेंट है। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ब्लेड ठीक नहीं हो जाता है इसे आप मेरे पास रहने दें। डॉक्टर एडगर वेंस की बात सुनने के बाद FBI एजेंट हामी भरते हुए यहाँ से निकल जाता है। FBI एजेंट के चले जाने के बाद डॉक्टर एडगर वेंस और पुलिस चीफ मार्टिन यहाँ बच जाते हैं। आगे एडगर वेंस अपने हाथ पर बने हुए टैटू को ब्लेड को दिखाते हुए कहता है, जानते हो ब्लेड, मैं और ये पुलिस चीफ मार्टिन दोनों वैम्पायर के प्यादे हैं। हम सब ने मिलकर तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से फंसाया है ताकि तुम जेल में पड़े रहो और बाहर वैम्पायर इंसानों का खून पीते रहें। एडगर ब्लेड को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सुस्त और कमजोर पड़ने लगता है। अगले क्षण हम लोग डेनिसा को देख पाते हैं जो अपने कुछ वैम्पायर के साथ यहाँ पर पहुंचती है और ब्लेड को टॉर्चर करना शुरू करती है कि इसी क्रम में एबिगेल और हैनिबल किंग यहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ तक बात की जाए एबिगेल की फ्रेंड्स, तो ये वही लड़की थी जिसे आपने कुछ देर पहले सबवे पर देखा था और जो कुछ देर पहले वैम्पायर को मार रही थी। ब्लेड के पास पहुंचने के बाद हैनिबल हड़बड़ी दिखाते हुए ब्लेड के मुंह में इनहेलर रख देता है, जिसे इनहेल कर ब्लेड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल और हैनिबल मिलकर यहाँ मौजूद सारे वैम्पायर पर हमला करके सारे वैम्पायर को मार देते हैं, जिसे देखकर डेनिसा यहाँ से फरार हो जाती है। एबिगेल और हैनिबल जैसे तैसे करके हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं, जहाँ इन्हें ब्लेड दिखाई पड़ता है जो अपने सूट के साथ मौजूद होता है। यहाँ से ये सारे लोग बाहर निकलने या फिर बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पुलिस यहाँ पर आकर घेर लेती है कि तभी इन्हें एक दूर से आती हुई वैन दिखाई पड़ती है जो शायद इन्हीं की होती है। ये तीनों लोग दौड़कर वैन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद एबिगेल और हैनिबल मिलकर ब्लेड को अपने प्राइवेट बेस पर लाते हैं। अपने प्राइवेट बेस पर पहुंचने के बाद एबिगेल और हैनिबल अपने सारे क्रू मेंबर से इसकी मुलाकात करवाता है, जिसके दौरान हम व्यूअर समेत ब्लेड को पता चलता है कि इसकी टीम में समरफील्ड नाम की एक औरत है जो दरअसल अंधी है पर बहुत ही नायाब और बहुत ही तेज दिमाग वाली है, जिसकी एक बेटी है और जो इनहेलर विस्लर ने इसे कुछ दिन पहले दिया था उसे समरफील्ड ने ही बनाया था। आगे हनीबल अपने बारे में ब्लेड को बताते हुए कहता है कि वह पहले डेनिसा का गुलाम हुआ करता था और जब एबिगेल ने इसे डेनिसा के पास से छुड़ाया और इसका इलाज करवाया तब से वह वैम्पायर हंट किया करता है। एबिगेल और हनीबल किंग के द्वारा ब्लेड के सामने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करने के क्रम में हम लोग डेनिसा को देख पाते हैं जो अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए
हैनिबल किंग को कोस रही होती है, क्योंकि हैनिबल की वजह से ही ब्लेड इसके चंगुल से भाग गया होता है। यहाँ पर डेनिसा गुस्सा रही होती है कि पीछे से उसके आवाज को सुनकर ड्रैग यानी ड्रैकुला आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई अब मेरी हो चुकी है, अब मुझे इसे हैंडल करने दो। ड्रैग की बात सुनकर डेनिसा मुस्कुराती है और ड्रैग को देखती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लोग ब्लेड को एबिगेल के साथ देख पाते हैं, जहां पर वह ड्रैग यानी ड्रैकुला के बारे में इसे बताते हुए कहती है कि ड्रैग दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर है और वैम्पायर नस्ल की शुरुआत इसी से हुई थी। ड्रैग के पास कुछ शक्ति है, जैसे कि वो रूप बदल सकता है, साथ ही साथ उस पर चांदी, सूरज की किरणें या फिर लहसुन का असर नहीं होता है। आज के मॉडर्न वैम्पायर धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ड्रैग को जगाया है ताकि ड्रैग के ब्लड को यूज करके ये सारे लोग एक ऐसी सीरम बना सके जिसका यूज करके सारे वैम्पायर धूप में निकल सके। अगर ऐसा सीरम बन जाएगा ब्लेड, तो सारे वैम्पायर धूप में निकलने लगेंगे और धूप में हम इंसानों का शिकार करने लगेंगे, जिस वजह से हम इंसानों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यहीं पर समरफील्ड मौजूद होती है, जो एबिगेल की बात सुनने के बाद इससे कहती है कि मैंने एक अजीब तरह का वायरस बनाया है जो किसी भी प्रजाति को खत्म कर सकता है। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें किसी भी प्रजाति को मारने के लिए उसके पेरेंट्स डीएनए की जरूरत होती है। अगर हम पूरे वैम्पायर को एक साथ खत्म करना चाहते हैं, तो इस केस में हमें वैम्पायर के पेरेंट डीएनए यानी ड्रैग के डीएनए की जरूरत होगी। अगर हम ड्रैग के डीएनए को इस वायरस में मिलाएंगे तो पूरी दुनिया में मौजूद सारे वैम्पायर एक साथ मर जाएंगे। आगे हम लोग एबिगेल, हनीबेल और ब्लेड को एक साथ देख पाते हैं, जो शहर में मौजूद सारे वैम्पायर प्यादे को मार रहे होते। दरअसल फ्रेंड्स, इनकी मंशा ये थी कि ये सारे वैम्पायर के प्यादे यानी वैम्पायर के लिए काम करने वाले इंसानों को मार दें, ताकि वैम्पायर अपना काम करने के लिए खुद से बाहर निकले और ब्लेड मौका पाकर सारे वैम्पायर को मार सके। ऐसे ही किसी एक वैम्पायर के प्यादे को मारने के क्रम में उसका फोन बज उठता है। जब ब्लेड आगे की तहकीकात करता है तो इससे पता चलता है कि प्यादे को फोन करने वाला डॉक्टर एडगर वेंस है। इस फोन कॉल को देखने के बाद ब्लेड को याद आता है कि डॉक्टर एडगर वेंस भी वैम्पायर का प्यादा है, यानी वैम्पायर के लिए काम करने वाला इंसान है। इस बात को याद आने के बाद ब्लेड एबिगेल और हनीबेल को लेकर वेंस के ऑफिस के बाहर पहुंचता है और यहाँ मारकाट मचाता हुआ वेंस के ऑफिस के अंदर दाखिल होता है, जहाँ इसे पता चलता है कि वेंस को ड्रैग ने मार डाला है और ड्रैग ने इसका रूप ले रखा है। यहाँ पर ड्रैग फुर्ती दिखाते हुए हैनिबल किंग को पकड़ लेता है और फिर इसे घायल करके यहाँ की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। ड्रैग को ऐसा करते देख ब्लेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ड्रैग का पीछा करना शुरू कर देता है। ब्लेड को पीछा करते देख ड्रैग एक माँ से उसके बेटे को छीन लेता है और फिर भागना शुरू करता है। आगे ब्लेड ड्रैग का पीछा करते हुए एक छत पर पहुंचता है, जहां उसे सामने ड्रैग दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों में वो बच्चा होता है। ब्लेड को सामने से आता देखकर ड्रैग कहता है, जानते हो ब्लेड, एक ऐसा समय आने वाला है जब वैम्पायर भी दिन में बाहर निकलने वाले हैं। अगर वैसा समय आ जाएगा ब्लेड, तो तुम उस दिन क्या करोगे? इतना कहने के बाद ड्रैग बच्चे को आसमान की तरफ उछालता है, जिसे झटाक से ब्लेड पकड़ लेता है और इसी बच्चे को पकड़ने के क्रम में ड्रैग इसकी आंखों से ओझल हो जाता है। चूंकि हनीबेल को ड्रैग ने घायल कर दिया था, इसीलिए एबिगेल और ब्लेड मिलकर इसे अपने सीक्रेट बेस पर लाते हैं और इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर समरफील्ड मौजूद होती है, जिसकी बातों से ब्लेड और एबिगेल को पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर खून और न्यूट्रिशन बढ़ाने वाली दवा को बहुत ही ज्यादा मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है। ब्लेड को समरफील्ड की बातें खटकती है और वह एबिगेल के साथ उस जगह पर पहुंचता है जिसका जिक्र समरफील्ड ने कुछ देर पहले किया था। यहाँ पर पहुंचने के बाद ब्लेड नोटिस करता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिसके दरवाजे पर चीफ मार्टिन खड़ा है। आगे ब्लेड चीफ मार्टिन से इस बड़े से फैक्ट्री के दरवाजे को खोलने को कहता है, जिस पर चीफ मार्टिन राजी नहीं होता है। चीफ मार्टिन के द्वारा ऐसा कुछ करते देख ब्लेड को गुस्सा आता है और वह चीफ मार्टिन को मारना थूरना शुरू करता है, जिससे डरकर मार्टिन अपने टैटू को यूज करके इसका दरवाजा खोल देता है। अंदर पहुंचने के बाद ब्लेड देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, जिनके शरीर में बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं, जिनसे खून निकल रहा है। आगे ब्लेड को मार्टिन की बातों से पता चलता है कि यह फैक्ट्री वैम्पायर की है और यहाँ पर वैम्पायर खून का प्रोडक्शन करते हैं। वैम्पायर के द्वारा इंसानों के साथ ऐसा कुछ करते देख ब्लेड को काफी गुस्सा आता है और वह मार्टिन को मारने के बाद इस फैक्ट्री को शट डाउन कर देता है।
जिसके बाद यहाँ मौजूद सारे इंसान कोमा से वापस अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, यानी होश में आ जाते हैं और अपने अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग समरफील्ड को देख पाते हैं जो अपनी बेटी के साथ बेस में मौजूद होती है और अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है कि तभी इसे ऐसा आभास होता है कि इसके आसपास कोई है। ऐसा आभास होते देख समरफील्ड अपनी बेटी को छुपने को कह देती है। अगले क्षण हम लोग यहाँ ड्रैग को देख पाते हैं जो समरफील्ड के पास पहुंचता है और इसे मार देता है। आगे ड्रैग समरफील्ड की बेटी और घायल हैनिबल को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब एबिगेल और ब्लेड अपने सीक्रेट बेस पर पहुंचते तो यहाँ इन्हें समरफील्ड की लाश दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ इन्हें कहीं भी हैनिबल दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। इस चीज को देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों पर वैम्पायर का अटैक हुआ है। आगे ये दोनों वैम्पायर को मारने के लिए अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जिस क्रम में एबिगेल समरफील्ड के द्वारा बनाए गए वायरस को अपने पास रख लेती है और ब्लेड बहुत सारे चांदी की गोलियां या फिर चांदी के तलवार को बहुत ही अच्छे तरीके से मरम्मत करके वैम्पायर के सीक्रेट बेस की तरफ निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग हैनिबल किंग को देख पाते हैं जिसके सामने डेनिसा होती है जो इसे टॉर्चर करते हुए ब्लेड के प्लान के बारे में पूछ रही होती है, पर हैनिबल खुद को संभालते हुए कुछ भी इसे नहीं बताता। आगे जब डेनिसा हैनिबल को पीट रही होती है कि तभी यहाँ मौजूद सारे वैम्पायर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसका सीधा साधा मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एबिगेल और ब्लेड पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग एबिगेल को देख पाते हैं जो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर डेनिसा ने हैनिबल को पकड़ रखा होता है। यहाँ पहुंचने के बाद एबिगेल यहाँ मौजूद सारे वैम्पायर पर हमला करके इसे मारना शुरू करती है। एबिगेल के द्वारा सारे वैम्पायर को मारता देख डेनिसा चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। डेनिसा के कमरे से बाहर चले जाने के बाद एबिगेल हैनिबल के पास पहुंचती है और इसे बेड़ियों से आजाद करती हुई इसे कुछ वेपन देती है ताकि हैनिबल भी लड़ाई में उतरकर ब्लेड की मदद कर सके। इसी क्रम में हम लोग दूसरे सारे वैम्पायर को देख पाते हैं जो ब्लेड से लड़ रहा होता है। यहाँ पर ब्लेड सारे वैम्पायर पर भारी पड़ते हुए इनकी अच्छी खासी धुलाई करता है और फिर इन्हें मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है कि लास्ट में इसके सामने ड्रैग आ जाता है और इससे लड़ना शुरू करता है। चूंकि ड्रैग पहला वैम्पायर था फ्रेंड्स, इसीलिए वह ब्लेड पर भारी पड़ता है और ब्लेड को बहुत बुरी तरह से पीटता है। ब्लेड ड्रैग के साथ लड़ रहा होता है कि तभी दूसरे वैम्पायर को मारती हुई एबिगेल यहाँ पर पहुंच जाती है और वह अपने वायरस वाले तीर को ड्रैग पर चला देती है। ड्रैग भी काफी होशियार और फुर्तीला वैम्पायर होता है फ्रेंड्स, जिस वजह से वह एबिगेल के द्वारा चलाए गए तीर को बीच में ही पकड़ लेता है। आगे ड्रैग एबिगेल के द्वारा चलाए गए तीर को तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक देता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि अभी भी वायरस वाला हिस्सा सही सलामत होता है। वायरस वाले तीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर ब्लेड किसी तरह से उस तीर के पास पहुंचता है और उसे उठाकर ड्रैग के सीने में घुसेड़ देता है, जिस वजह से ड्रैग के शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बाकी बचे सारे वैम्पायर को देख पाते हैं जो कुछ इस तरह से अपने आप मरने लगते हैं। अपनी शक्तियों को खो देने के बाद ड्रैग ब्लेड से कहता है, जानते हो ब्लेड, तुम ही नए वैम्पायर के जन्मदाता हो और नए वैम्पायर स्पीसीज की शुरुआत तुम ही से होगी। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मरने के बाद तुम्हारा रूप ले लूंगा ताकि बाहर वाले इंसानों को ये लगे कि ब्लेड मर चुका है। इतना कहने के बाद ड्रैग ब्लेड में खुद को चेंज करता हुआ मर जाता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद पुलिस वाले आते हैं जिन्हें ड्रैग की लाश ब्लेड के रूप में मिलती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। आप आगे कौन सी सीरीज की कहानी को देखना चाहते हो आप ये भी कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यार, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।